नमस्कार मेरे जिद्दी सोच वालों। जरा कल्पना कीजिए 2 से 3 साल की तैयारी, कई कई दिन सवेरे 4 बजे उठना, दोस्तों से दूरी बनाए रखना, त्योहारों में शामिल नहीं होना और माँ बाप का लाखों रुपए कोचिंग में लगा देना। एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने में अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स तक लगा देती है, लेकिन फिर एक सवेरे खबर आती है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे फेल नहीं हुए हैं, शायद पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल हो गया है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक एलिगेशंस के कारण कंट्रोवर्सी के सेंटर में है। रिपोर्ट्स में तो दावा ये भी है कि एग्जाम से पहले गेस्ट पेपर से सर्कुलेट हो रहे थे, कुछ क्वेश्चंस एक्चुअल पेपर से मैच कर रहे हैं, कई सारे कोचिंग नेटवर्क शक के घेरे में हैं और इन्वेस्टिगेशन भी कई स्टेट्स तक पहुंच चुकी है। लेकिन असली सवाल बना रहता है कि क्या ये सिर्फ एक पेपर लीक है या भारत का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम धीरे धीरे पब्लिक ट्रस्ट हो रहा है। आज के वीडियो में हम समझेंगे नीट 2026 में आखिर हुआ क्या है, पेपर लीक का नेटवर्क कितना फैला है, कहां तक फैला है, कोचिंग सेंटर्स शक के घेरे में क्यों है और चाइना जैसे कंट्रीज से इंडिया क्या सीख सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बना रहेगा कि क्या मेहनत आज भी मेरिट को गारंटी करती है। तैयारी करने में हम लोग कोचिंग अटेंड करते हैं, यहाँ पे 6 घंटे का पूरा क्लास चलता है। फिर हम घर जाते हैं, घर जाके खाना खाने के बाद हम घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है, तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ, और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही हैं। हाँ, क्योंकि कहानी में सबसे शॉकिंग बात यह है कि पेपर लीक का इशू सिर्फ चीटिंग तक सीमित नहीं है, ये भारत के यूथ के कॉन्फिडेंस का सवाल बन चुका है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 22,79,000 यानी कि 22,79,000 पीपल स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स ने नीट 2026 का पेपर दिया था। करीब 410 क्वेश्चंस वाला लीक्ड मटेरियल सर्कुलेट हुआ। 100 से ज्यादा सवाल एक्चुअल पेपर में सिमिलर बताए गए हैं, बी इट केमिस्ट्री पेपर, बी इट बायोलॉजी पेपर। पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सर्कुलेट हो रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि टेलीग्राम पर बेचे भी जा रहे थे। रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि पेपर्स 50,000 से 5 लाख तक बेचे गए हैं। अब इन नंबर्स को नॉर्मल तरीके से मत देखिए, इन नंबर्स के पीछे असली जिंदगियां छुपी हुई हैं। 22,79,000 स्टूडेंट्स का मतलब है 22,79,000 फैमिलीज, 22,79,000 ड्रीम्स, 22,79,000 इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स। ये अब कंट्रोवर्सी सिर्फ एक आइसोलेटेड डोमेन में नहीं देखी जा सकती है दोस्तों। डिफरेंट स्टेट्स से पेपर लीक एलिगेशंस आए थे, अनयूजुअली हाई मार्क्स को लेकर क्वेश्चंस उठे हैं। 2024 में भी नीट यूजी कंट्रोवर्सी हुई थी, डिफरेंट स्टेट्स से पेपर लीक एलिगेशंस आए थे, अनयूजुअली हाई मार्क्स को लेकर क्वेश्चंस उठाए गए थे। बिहार और गुजरात जैसे स्टेट्स में कई सारे अरेस्ट भी हुए थे, तब भी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, यानी पब्लिक मेमोरी में पहले से सस्पिशन था। अब 2026 की कंट्रोवर्सी ने उस सस्पिशन को फिर से जगा दिया है और यही सबसे डेंजरस पार्ट है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस सिर्फ रूल्स से नहीं चलते, इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट से चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स को लगे कि एग्जाम फेयर नहीं है तो आंसर की, रिजल्ट, काउंसलिंग सब पर डाउट होने लगता है। अब इस कंट्रोवर्सी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इंडिया में नीट की इंपॉर्टेंस क्या है। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये इंडिया में डॉक्टर बनने का गेटवे है। एक छोटे शहर का बच्चा, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक रूरल बैकग्राउंड का स्टूडेंट, सभी के लिए नीट एक ऐसा रास्ता है जिससे लाइफ बदल सकती है। किसी बच्चे के लिए एमबीबीएस सीट सिर्फ डिग्री नहीं होती, वह सपना होता है, वह फैमिली प्राइड होता है, वह फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सोशल रिस्पेक्ट होती है। भारत में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं बस एक बार डॉक्टर बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। इसीलिए नीट की प्रिपरेशन सिर्फ एकेडमिक जर्नी नहीं रहती, ये एक इमोशनल जर्नी बन जाती है। स्टूडेंट्स घर छोड़कर कोटा, सीकर, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद जैसे कोचिंग हब्स में जाते हैं। कई स्टूडेंट्स 2 से 4 साल तक ड्रॉप लेते हैं, कई पेरेंट्स लोन लेते हैं, कुछ फैमिलीज अपनी सेविंग्स खर्च कर देती हैं। 2026 में जिन 22,79,000 स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम दिया, वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं दे रहे थे, बल्कि वो 22 लाख से ज्यादा ड्रीम्स का एक कलेक्टिव प्रेशर था। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो जाती है। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पहले से ही बहुत स्ट्रेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, कंपटीशन बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस अफोर्डेबल है, लेकिन सीट्स कम है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कई फैमिलीज की रीच से बाहर हैं, और जहां कंपटीशन एक्सट्रीम होता है वहां डेस्परेशन भी एक्सट्रीम हो जाती है।
यहीं से कोचिंग इंडस्ट्रीज पावरफुल हो जाती हैं और यहीं से शॉर्टकट्स की इलीगल मार्केट भी पैदा होती है। ये कहना गलत होगा कि पूरी कोचिंग इंडस्ट्री खराब है। बहुत सारे टीचर्स जेन्युइनली मेहनत करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऑनेस्ट तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, लेकिन जब एजुकेशन एक मल्टी करोड़ बिजनेस बन जाती है तब कुछ लोग स्टूडेंट्स की एंजाइटी को प्रोडक्ट बना देते हैं। गेस्ट पेपर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, श्योर शॉर्ट पेपर, इनसाइडर लिस्ट, लास्ट 48 आवर्स मटेरियल, ये वर्ड्स कई बार मार्केटिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं वर्ड्स के पीछे इलीगल लीक नेटवर्क्स छिपे हो सकते हैं। और यही नीट 2026 कंट्रोवर्सी का सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। लेकिन जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का दावा किया था, तो फिर सवाल उठता है, इतने सिक्योरिटी लेयर्स के बावजूद लीक हुआ कैसे? शुरुआत में तो एनटीए ने कहा था कि 3 मई 2026 को हुई नीट एग्जामिनेशन फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत कंडक्ट की गई थी। एजेंसी के अनुसार क्वेश्चन पेपर्स जीपीएस ट्रैक्ड थे, एआई असिस्टेड सीसीटीवी सर्वेलांस था, वाटरमार्क बेस्ड मॉनिटरिंग हो रही थी, सेंट्रल कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग चल रही थी, यानी ऊपर से देखने पर सिस्टम सिक्योर दिख रहा था। लेकिन फिर रिपोर्ट्स आने लगी, पहले राजस्थान, फिर झारखंड और फिर और स्टेट्स। यहाँ से सस्पिशियस मटेरियल की सबसे पहले खबरें आई, फिर देहरादून में क्वेश्चनिंग की बात सामने आई, फिर महाराष्ट्र से कोचिंग लिंक्ड मटेरियल के रेफरेंसेस आए और धीरे धीरे ये मामला एक बड़े नेटवर्क की तरह दिखने लगा। अब इंडिया में गेस्ट पेपर्स कोई नई चीज तो है नहीं। देखिए, हम लोग पेपर्स लिखे हैं, मैंने भी पेपर्स अटेम्प्ट किए पहले, तो गेस्ट पेपर्स बहुत सारे कोचिंग निकालते रहते हैं। हर एग्जाम से ही पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब इनमें से कई क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम पेपर से मैच करने लगे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि करीब 100 से ज्यादा क्वेश्चंस एक्चुअल पेपर से सिमिलर थे। कुछ रिपोर्ट्स में केमिस्ट्री सेक्शन को लेकर स्पेशली सीरियस क्लेम्स सामने आए हैं। यहीं से सस्पिशन स्ट्रॉन्ग होता चला गया, क्योंकि अगर 5-10 क्वेश्चंस मैच हो तो उसे प्रेडिक्शन कहा जा सकता है, अगर कुछ थीम्स मैच हो तो उसे गुड प्रिपरेशन भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी संख्या में क्वेश्चंस मैच होने लगे तो ये कोइंसिडेंस नहीं लगता है। फिर रिपोर्ट्स में ये भी दावा आया कि ये मटेरियल एग्जाम से लगभग 42 घंटे पहले 22 आवर्स बिफोर व्हाट्सएप ग्रुप्स ये सर्कुलेट हो रहा था। अब सोचिए, 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स वाला नेशनल एग्जाम और एग्जाम से 42 घंटे पहले लीक्ड कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे घूम रहा है। यहीं से ये मामला सिर्फ एकेडमिक नहीं रहा, ये एक लॉ एंड ऑर्डर इशू बन गया, ये गवर्नेंस एंड पब्लिक ट्रस्ट का इशू बन गया। इसके बाद राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में सर्चेस हुई, इन्वेस्टिगेशन उत्तराखंड तक पहुंची, देहरादून में क्वेश्चनिंग हुई, महाराष्ट्र कनेक्शन सामने आया और जो एलिजेड नेटवर्क है पूरा का पूरा वो कई स्टेट्स तक फैला हुआ बताया गया। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। इन्वेस्टिगेटर्स ने मास्टरमाइंड मनीष यादव एंड पेपर डिस्ट्रीब्यूटर राकेश मंडावरिया को कस्टडी में ले लिया। अब इस पॉइंट पर एक बेहद अनकंफर्टेबल क्वेश्चन सामने आता है। अगर एक स्टूडेंट 2 साल मेहनत कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट 50,000 से 5 लाख देकर अनफेयर एडवांटेज खरीद रहा है, तो ये क्या एग्जाम सच में फेयर रह जाता है? यही कारण था कि एनटीए ने आखिरकार एग्जाम कैंसिल करने का फैसला लिया। एजेंसी का आर्गुमेंट ये था कि कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जामिनेशन प्रोसेस को स्टैंड करने देना और भी डेंजरस हो सकता है। अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। एग्जाम दोबारा होगा, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, लेकिन लाखों स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल रह जाएगा, हमारी गलती क्या थी? यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर जीपीएस ट्रैकिंग, एआई सीसीटीवी एंड सेंट्रल मॉनिटरिंग थी तो ब्रीच कहाँ पर हुई? अब हेडलाइंस से आगे चलते हैं, क्योंकि अगर हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को सिर्फ एक पेपर लीक कहकर छोड़ देंगे तो हम असली समस्या कभी समझ नहीं पाएंगे। असल समस्या पेपर लीक नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल इशू है। इसका सबसे पहला कारण है हाइपर कंपटीशन का मौजूद होना, ये चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो, चाहे यूपीएससी हो। अब नीट की बात करते हैं तो इंडिया में डॉक्टर्स बनना एक करियर चॉइस नहीं है, ये सोशल स्टेटस, फैमिली प्राइड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाने का एक इंपॉर्टेंट जरिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एस्पायरेंट्स बहुत ज्यादा हैं और मेडिकल सीट्स लिमिटेड हैं। जब कंपटीशन इतना इंटेंस हो जाता है कि एक मार्क्स से रैंक बदलती है, तब प्रेशर भी अननेचुरल हो जाता है। और जहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वहां कुछ लोग इलीगल शॉर्टकट्स बेचने लगते हैं। ये शॉर्टकट्स स्टूडेंट मार्केट टू बिजनेस नहीं है, बल्कि सिस्टम की फेलियर से पैदा होता है। इसका दूसरा कारण है कोचिंग इंडस्ट्री का कॉमर्शियलाइजेशन। इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री हजारों करोड़ रुपए की इकोनॉमी बन चुकी है। पूरे शहर कोचिंग इकोनॉमी पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि राजस्थान का कोटा शहर। हॉस्टल्स, पीजीज, मैच, टेस्ट सीरीज, डाउट सेंटर्स, ऑनलाइन बैचेस सब मिलकर एक पैरेलल इकोसिस्टम बना देते हैं। अब यहाँ फिर वही बात, कोचिंग लेना गलत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम प्रिपरेशन एक हाई प्रेशर कॉमर्शियल मार्केट बन जाती है तो कुछ अनएथिकल प्लेयर्स इस एंजाइटी को एक्सप्लॉइट करते हैं।
बस ये मटेरियल कर लो, इससे सवाल फंस जाएगा। ये अंदर की लिस्ट है, सिर्फ तुम लोगों को दे रहे हैं, जल्दी से प्रिपेयर कर लो। ये टॉप फैकल्टी का कॉन्फिडेंशियल प्रेडिक्शन है, इसको प्रिपेयर कर लो। एक डेस्परेट स्टूडेंट या पेरेंट्स इस ट्रैप में फंस जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर कोचिंग अपने धंधे को बढ़ा रहे होते हैं। पहले पेपर लीक फिजिकल होते थे, चाहे प्रिंटिंग प्रेस से हो, एग्जाम सेंटर से हो, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो, इनसाइडर लोगों से इंफॉर्मेशन हो। लेकिन अब गेम बदल चुका है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स, टेम्परेरी लिंक्स, एनक्रिप्टेड एप्स, डिसअपीयरिंग मैसेजेस, पीडीएफ फॉरवर्ड्स एंड व्हाट नॉट। एक पेपर अगर लीक हुआ तो वह कुछ मिनट्स में स्टेट बाउंड्रीज क्रॉस कर जाता है और जब तक अथॉरिटीज ट्रेस करती हैं तब तक वह कई लेयर्स में सर्कुलेट हो चुका होता है। स्पीड एंड एनोनिमिटी, डिजिटल चीटिंग नेटवर्क्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही बन चुकी है। पब्लिक फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा रीजन ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि पेपर लीक बार बार होते हैं, अरेस्ट होती हैं, हेडलाइंस बनती हैं, पॉलिटिकल ब्लेम गेम खेले जाते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड्स रेयरली पनिश्ड होते हैं। अगर छोटे एजेंट्स पकड़े जाएं और बड़े नेटवर्क बच जाएं तो चीटिंग इकोसिस्टम खत्म नहीं होता, वह बस थोड़ा साइलेंस में चला जाता है, लेकिन फिर से अगले एग्जाम में वापस लौट आता है। नीट एस्पायरेंट्स सिर्फ स्टूडेंट नहीं होते, वे इमोशनली वल्नरेबल भी होते हैं। यार सोचिए ना कि 2 से 4 साल कोई बच्चा अपनी लाइफ को पॉज देकर लगातार उसकी तैयारी कर रहा है, सोशल लाइफ छोड़ चुका होता है, फैमिली से दूर रहता है, स्लीप को सैक्रिफाइस करता है, मॉक टेस्ट रैंक से सेल्फ वर्थ जज करने लगता है। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई उन्हें कहता है ये गेस्ट पेपर कर लो, फायदा होगा, तो कई सारे स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकली इस ट्रैप में फंस जाते हैं। यानी मटेरियल को लीक करने वाला नेटवर्क सिर्फ पेपर नहीं बेचता, वो फियर बेचता है, अनसर्टेनिटी बेचता है, होप बेचता है। अब इस इशू को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझना भी जरूरी है। एक स्टूडेंट के लिए ये इमोशनली डेवस्टेटिंग है यार, है ना। वो एग्जाम लिख रहा है बच्चा जाके वहां पर, है ना, पेपर डिफिकल्ट हो या इजी हो वो एक्सेप्ट कर लेता है, रैंक अच्छी हो या खराब हो वो एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसे ये लगे कि एग्जाम फेयर ही नहीं था तो वह टूट जाता है। एग्जाम कैंसिल होने का मतलब है यार अगले 2 महीने वो फिर से प्रिपेयर करेगा, फिर से अनसर्टेनिटी होगी, एंजाइटी होगी, फिर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा क्योंकि भाई रिवाइज तो करना ही है, फिर से प्रेशर वही बढ़ेगा और फिर पेरेंट्स पे भी बात आती है। पेरेंट्स के लिए ये सिर्फ एक एकेडमिक इशू नहीं रह जाता है, ये फाइनेंशियल और इमोशनल शॉक है। किसी ने भाई लोन लिया होगा, उसको लोन चुकाना होगा, किसी ने ज्वेलरी बेची होगी, किसी ने कोचिंग और हॉस्टल के लिए सेविंग्स खर्च की होंगी। उनके लिए एग्जाम कैंसिलेशन का मतलब सिर्फ नई डेट नहीं है, ये पूरी की पूरी फैमिली की प्लानिंग का कोलैप्स हो जाता है इसमें यार, क्योंकि इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट मानती हैं। अब इस इशू को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझना भी जरूरी है। जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए ये इमोशनली डेवस्टेटिंग होता है, वो एग्जाम देता है, पेपर डिफिकल्ट हो या इजी वो एक्सेप्ट कर लेता है, रैंक अच्छी हो या खराब वो भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर उसे लगे कि एग्जाम फेयर ही नहीं था तो वो टूट जाता है। एग्जाम कैंसिल होने का मतलब है फिर से प्रिपरेशन, फिर से अनसर्टेनिटी, फिर से एंजाइटी, फिर से वही फाइनेंशियल बर्डन कि घर वालों से यार पैसे लेने हैं, कैसे मांगू, फिर से वही प्रेशर। और पेरेंट्स के लिए भी ये एक सिर्फ एकेडमिक इशू नहीं है, एक फाइनेंशियल और इमोशनल शॉक है। भाई बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, ज्वेलरी गिरवी रखते हैं, कोचिंग और हॉस्टल के लिए अपनी सारी सेविंग्स खर्च करते हैं। उनके लिए एग्जाम कैंसिलेशन का मतलब सिर्फ एक नई डेट नहीं है, ये पूरी फैमिली की प्लानिंग का कोलैप्स है, क्योंकि इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट मानती हैं। भाई बहुत जगह खर्चे होते हैं, आप सभी को पता है ना, कोचिंग फीस, हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, टेस्ट सीरीज, ट्रैवल, ये सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन, सब मिलाकर नीट प्रिपरेशन का सालाना कई लाख रुपए खर्च किया जाता है। कई फैमिलीज के लिए ये अमाउंट उनकी एनुअल इनकम से भी ज्यादा होता है। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की पर कैपिटा नेशनल इनकम 2024-25 में 1,14,710 थी, मात्र 1,14,710। आप समझ सकते हैं कितने ही लोग मतलब जो है वो 1.25 लाख के ऊपर नहीं कमाते। और जब ये लोगों के बच्चों को अगर इस तरीके से फेस करना पड़ जाए कि पेपर कैंसिल हो रहा है तो वो कैसे सस्टेन करेंगे? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? इसी जगह पर गवर्नमेंट और एनटीए आर्गुमेंट देते हैं कि अगर एग्जाम कॉम्प्रोमाइज्ड है तो कैंसिल करना नेसेसरी था, क्योंकि अगर अनफेयर एग्जाम को कंटिन्यू किया जाता तो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के साथ और बड़ा इनजस्टिस होता। उनका ये कहना है कि कॉम्प्रोमाइज्ड प्रोसेस को स्टैंड नहीं करने दिया जा सकता, इसलिए इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपी गई, री एग्जाम पब्लिक ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए किया गया। पर सबसे बड़ा सवाल तो हमेशा यही रहेगा कि आपके प्रिवेंटिव मैकेनिज्म्स कहाँ थे, वो मतलब लीक हुआ कैसे? उसी जगह सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार जैसे टीचर्स ने कोचिंग सेंटर्स पर स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन की बात उठाई है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया को स्ट्रॉन्गर एंटी चीटिंग लॉज चाहिए, क्वेश्चन पेपर हैंडलिंग में रिफॉर्म्स चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अकाउंटेबिलिटी चाहिए, स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ सपोर्ट की व्यवस्था चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन तो ये है कि पॉलिसी में न्यू पीनल प्रोविजंस को ऐड किया जाए, जिसमें जो भी गलत काम करते हुए पकड़ा जाए, इन्वॉल्व हो, उसे पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। जो कोचिंग्स इन्वॉल्व हैं उन्हें हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाए एंड इन्वॉल्व्ड पर्संस को मिनिमम 10 साल की इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन किया जाए।
जहां स्टूडेंट्स पेपर खरीद रहे हैं उन्हें फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पेपर को देने से फुली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, क्योंकि जिनका कैरेक्टर पहले से डिसऑनेस्ट है उन्हें आगे चलकर सिस्टम चलाने की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। लेकिन क्या दुनिया में कहीं ऐसा मॉडल है जहां कोचिंग प्रेशर और एग्जाम चीटिंग को सीरियसली कंट्रोल किया गया हो? यहाँ पर चाइना का एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग हो जाता है। चाइना और इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम्स अलग हैं, गवर्नेंस मॉडल अलग है, सोसाइटी अलग है, लेकिन एजुकेशन प्रेशर के मामले में दोनों कंट्रीज में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। चाइना में भी स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा एकेडमिक प्रेशर रहा है। गाओकाओ जैसे एग्जाम्स वहां लाइफ चेंजिंग माने जाते हैं। वहां पर भी प्राइवेट ट्यूटरिंग इंडस्ट्री बहुत पावरफुल हो चुकी थी। पेरेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा था, स्टूडेंट्स बर्नआउट फेस कर रहे थे। इसी बैकग्राउंड में 2021 में चाइना ने एक बड़ी पॉलिसी लागू की, डबल रिडक्शन पॉलिसी। इसका सिंपल सा फोकस था कि स्टूडेंट्स पर एकेडमिक प्रेशर को कम करना। प्राइवेट ट्यूटरिंग इंडस्ट्री के एक्सेसिव कॉमर्शियलाइजेशन को भी इसने कंट्रोल किया। पेरेंट्स का फाइनेंशियल बर्डन कम हुआ इसकी वजह से। एजुकेशन इनइक्वालिटी को भी कम करने में इसने काफी रोल निभाया। इस पॉलिसी के तहत चाइना ने कई डिफिकल्ट स्टेप्स लिए, जैसे कोर स्कूल सब्जेक्ट्स में फॉर प्रॉफिट ट्यूटरिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गए, वीकेंड और हॉलीडेज पर कोचिंग क्लासेस पर लिमिटेशंस लगाई गई, प्राइवेट ट्यूटरिंग कंपनीज पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन किया गया, और तब जाकर कहीं चाइना ने इस पूरे सिस्टम को बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज किया। लेकिन चाइना ने सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट नहीं किया, उसने एग्जाम सिक्योरिटी को भी टेक्नोलॉजिकली स्ट्रेंथन किया। चाइनीज अथॉरिटीज ने एडवांस्ड एंटी चीटिंग टेक्नोलॉजीज का यूज किया, एग्जाम सेंटर्स की स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग बढ़ाई, क्वेश्चन पेपर हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स स्ट्रॉन्ग किए, प्रिंटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक टाइटर सर्विलांस रखा गया। यानी फोकस सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल पर नहीं था, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन इकोसिस्टम सर्विलांस और अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाया गया। इसके अलावा चाइना ने फेक एडमिशंस और स्टोलन सीट्स जैसी प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किया। ठीक है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि इंडिया को चाइना का मॉडल कॉपी करने की जरूरत नहीं है एज इट इज, बिकॉज इंडिया एक डेमोक्रेसी है। यहाँ प्राइवेट एजुकेशन, फेडरल स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू एंड पर्सनल लिबर्टी जैसे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इंडिया चाइना से ये सीख सकता है कि जब एजुकेशन सिस्टम में ट्रस्ट क्राइसिस पैदा होता है तो हाफ हार्टेड रिफॉर्म से काम नहीं चलता है। रिफॉर्म केवल एग्जाम डे सिक्योरिटी तक सीमित नहीं होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए तो कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। भाई इंडिया में क्या था, जब नीट एग्जाम बच्चे देने गए तो उस समय बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया, जैसे कि बच्चों को जैकेट नहीं पहनने दी, मतलब कोई जैकेट पहन के जा रहा है तो नहीं पहन सकते हो, मल्टीपल पॉकेट्स हैं अगर आपका ड्रेस में तो उनको काटा जा रहा है, जिप लगी है अगर पॉकेट्स में तो जिप काटी, चेन काटी जा रही है, प्लास्टिक बॉटल्स अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो ले जाने नहीं दिया जा रहा है, पीने का बॉटल। मतलब आपकी सारी की सारी सिक्योरिटी जो है या पुलिसिंग जो है या सर्विलांस जो है वो एग्जामिनेशन हॉल तक तो है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो है, जो आपका खुद के सिस्टम में लोग इस तरीके से चिपके हुए दिमाग की तरह, उनको नहीं एड्रेस कर रहे हो आप। कुल मिलाकर हमें कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म चाहिए, पेपर क्रिएशन से लेकर प्रिंटिंग तक, प्रिंटिंग से स्टोरेज तक, स्टोरेज से ट्रांसपोर्टेशन तक, ट्रांसपोर्ट से एग्जामिनेशन सेंटर तक और एग्जामिनेशन सेंटर से इवैल्यूएशन तक, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स जब पब्लिश हो रहे हैं तब भी हमें पूरी पूरी सप्लाई चेन सिक्योर चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी आज इस तरीके की हो गई है कि पेपर लीक करना कोई बड़ी चीज नहीं है। इसलिए हमें समझना होगा कि क्या ये खाली टेक्नोलॉजी की बात है या एक्सट्रीम ह्यूमन ग्रीड इसके पीछे छुपा हुआ है। इस पूरी कंट्रोवर्सी से 5 बड़ी चीजें निकल के आती हैं। नीट 2026 कंट्रोवर्सी सिर्फ एग्जाम कैंसिलेशन नहीं है, ये इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम और पब्लिक ट्रस्ट का सवाल है। ये जो पेपर लीक करने वाला नेटवर्क है वो डिजिटल भी है और मल्टी स्टेट दोनों जगह प्रेजेंट भी है। तो व्हाट्सएप सर्कुलेशन, कोचिंग लिंक्ड मटेरियल और मल्टीपल स्टेट्स की इन्वेस्टिगेशन इस केस को बहुत सीरियस बनाती है। कोचिंग इंडस्ट्री को डेमोनाइज करने से कुछ नहीं होगा, रेगुलेट करना जरूरी है, क्योंकि ऑनेस्ट कोचिंग और एक्सप्लॉइटेटिव कोचिंग में फर्क करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी जरूरी है लेकिन अकेले काफी नहीं है। जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी और वाटर मार्किंग तभी इफेक्टिव है जब ह्यूमन अकाउंटेबिलिटी भी स्ट्रांग हो। सबसे बड़ा नुकसान पेपर का नहीं, ट्रस्ट का है। जब स्टूडेंट्स को लगे कि मेहनत करप्शन से हार सकती है तो सोसाइटी का मॉरल कॉन्फिडेंस टूटता है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या यह सिर्फ एक पेपर लीक है या फिर भारत मेरिट और अपॉर्चुनिटी के बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? अब जवाब शायद क्लियर है, यह सिर्फ लीक्ड पेपर नहीं है, ये लीक्ड ट्रस्ट है। एक स्टूडेंट जब नीट की तैयारी करता है तो वो सिर्फ किताब नहीं खोलता, वो अपना बचपन दांव पर लगाता है, अपनी हेल्थ दांव पर लगाता है, अपने पेरेंट्स की उम्मीदें दांव पर लगाता है, अपनी पूरी आइडेंटिटी दांव पर लगा देता है, और सोसाइटी उससे कहती है मेहनत करो सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर उसी सिस्टम में पेपर पैसे देकर बिकने लगे, अगर गेस्ट पेपर और लीक्ड पेपर में फर्क मिटने लगे, अगर ऑनेस्ट स्टूडेंट को लगने लगे कि वह रेस शुरू होने से पहले ही दूसरे बच्चों से पीछे है,
तो यह सिर्फ एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये नेशनल कैरेक्टर का प्रॉब्लम है। भारत का भविष्य सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि हम कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या ऑफिसर्स बनाते हैं। भारत का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या हमारे युवाओं को अब भी लगता है दैट हार्ड वर्क मैटर्स, मेरिट मैटर्स, ऑनेस्टी मैटर्स। अगर ये विश्वास बचा रहा तो इंडिया आगे बढ़ेगा, अगर ये विश्वास टूट गया तो कोई भी रिफॉर्म काफी नहीं होगा। तो अब सवाल आपसे है, क्या इंडिया को कोचिंग सेंटर्स और एग्जामिनेशन सिस्टम्स पर और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? क्या पेपर लीक केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या अरेस्ट काफी हैं या हमें कंप्लीट एग्जामिनेशन रिफॉर्म चाहिए? अगर ये एनालिसिस आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इशू सिर्फ नीट एस्पायरेंट्स का नहीं है, ये हर उस फैमिली का इशू है जो एजुकेशन को बेटर फ्यूचर का रास्ता मानती है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे जिद्दी, स्टे रैशनल और सवाल पूछते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।